हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। डॉक्टर अभिनव तेज कदमों से चलते हुए वातानुकूलित सीट पर पहुंचे। बर्थ नंबर 1 ढूंढा और अपना ब्रीफकेस रखा। जूते खोले, टाई का नॉट लूज किया और आराम से बैठ गए। लंबा कद, गेहूं रंग, नीली आंखें, क्लीन शेव के बाद गालों पर दाढ़ी का हरापन, करीने से कटे बाल, रॉयल ब्लू सूट, उससे मैच करती कीमती टाई, बाईं कलाई में स्लेटी रंग की कलाई घड़ी, दाहिनी कलाई पर लाल मौली के रक्षा सूत्र। सादगी पसंद अभिनव आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। 3 दिन के सेमिनार में शिरकत करते और लास्ट अप्रैल की गर्मी ने उन्हें थका दिया था। एर्नाकुलम हटिया एक्सप्रेस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बोगी के ज़्यादातर सीट खाली थे। रात के 11:30 बजे थे। अभिनव ने नाइट सूट पहन लिया, घर पर कॉल किया और सो गए। 6 घंटे का सफ़र कर ट्रेन कोयम्बटूर स्टेशन पर रुकी। सुबह के 5 बज रहे थे, पर उजाला हो गया था। बोगी में कुछ लोग सवार हुए। एक लड़की डॉक्टर अभिनव के सामने वाले बर्थ पर अपना पर्स रखी, बड़े से ट्रॉली बैग को सीट के नीचे सरका दी और एक एयर बैग को सीट के ऊपर रखी और बैठकर पानी का बोतल मुंह से लगा ली। चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। कद 5 फीट 8 इंच से कम न होगी। काफ़ी लंबी, छरहरी, गोरा रंग, 3 स्टेप में कटे बाल, हल्का आसमानी डिजाइनर कुर्ती पर जरदोजी का वर्क, सिंपल सफ़ेद पटियाला, सफ़ेद दुपट्टे पर सुनहरे जरदोजी वर्क, बाईं कलाई पर सुनहरे चैन की खूबसूरत कलाई घड़ी, अनामिका उंगली में गोमेद के नग वाली अंगूठी, दाहिने हाथ में कड़ा, तर्जनी उंगली में सोने में जड़ा पुखराज, मध्यमा उंगली में सोने की डिजाइनर अंगूठी थी। अभिनव आतन किसी लड़की को गौर से नहीं देखते, पर इस लड़की से उनकी नज़र हट नहीं पा रही थी। अचानक दोनों की नज़रें मिले। अभिवादन में अभिनव मुस्कुराए और लड़की भी। अभिनव ने पूछा, कहाँ जाना है? जी रायगढ़, उड़ीसा। और आप? जी मैं झारखंड। काफ़ी लंबा सफ़र है। जी। गाड़ी राइट टाइम रही तो 36 घंटे, वरना 40 घंटे भी लग सकते हैं। लड़की साथ बात करने के मूड में नहीं थी। वह इंग्लिश अखबार के पन्ने पलटने लगी। मध्याह्न भोजन रेलवे कर्मचारी देकर चला गया। लड़की थाली का रैपर खोली, पालथी लगाकर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। दोनों हाथ जोड़ी, अन्य देवता को निष्ठापूर्वक प्रणाम की। कोई मंत्र बुदबुदाई, खाना चम्मच से उठाई और माथे से लगाया, जैसे ईश्वर का प्रसाद हो। डॉक्टर अभिनव लड़की के हर कार्य पर मुग्ध हुए जा रहे थे। अपर और मिडिल सीट के दोनों सज्जन लड़की की सीट पर बैठे थे। कभी मौसम के बहाने, कभी ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी के बहाने लड़की से बात करने की चेष्टा कर रहे थे। वह बड़ी शालीनता से 1-2 प्रश्नों के उत्तर दे अखबार के पेज को ऐसे पकड़कर पढ़ने लगती थी कि उसे किसी का चेहरा दिखाई ना दे। दिन में कई बार उसका मोबाइल बजा। रिंगटोन श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अभी फिर रिंग हो रहा था। लड़की ने कॉल रिसीव किया। हेलो, चरण वंदन गुरु माँ, 4 बजे ट्रेन पहुँचेगी। चिंता क्यों करती हो माँ, ऑटो ले लूँगी। बात करते करते किसी बात पर हंस दी। लगा कई झरने तरंगित हो गए। ठीक है, आप तो मानोगी नहीं। पुरुषोत्तम भाई को भेज देना। हाँ, सब ठीक है। रात 11 बजे तक डायरी लिखती रही। चेहरे पर सुख दुख के कई भाव आ जा रहे थे। लिखने के बाद
कोई पत्रिका देर तक पढ़ती रही। डायरी को नीचे ट्रॉली बैग पर रख दिया, अलार्म लगाई और चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। अभिनव गहरी नींद में सो गए थे। नींद खुली तो गाड़ी रायगढ़ स्टेशन पर खड़ी थी। लड़की हड़बड़ाकर सैंडल पहन रहे थी, अपने सामान समेट रही थी। अभिनव उठकर बैठ गए। कुछ मदद करूं? सामान उतरवाने में जरा सहयोग कर दें। अभिनव एयर बैग थाम लिए और लड़की ट्रॉली बैग लेकर आगे बढ़ी। डॉक्टर अभिनव प्लेटफार्म पर उसका सामान रख दिए। पूछा, आगे कैसे जाएंगी? भाई आ गए होंगे। चाय करता तभी चाय वाला करीब आ गया। अभिनव 2 चाय के पैसे दिए, एक लड़की की ओर बढ़ाए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। पी लीजिए, ताजगी आ जाएगी। वो मुस्कुरा दी। इतने लंबे सफ़र में भी आपका नाम नहीं जान पाया। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू? हाँ, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपके स्वरूप से मिलता। लड़की के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान तैर गई। ट्रेन चलने वाली थी। अभिनव ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। उसने अभिवादन में हाथ जोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, हैप्पी जर्नी। थैंक यू कहते हुए डॉक्टर अभिनव गेट पर आकर खड़े हो गए। उसने बायां हाथ लहरा दिया। बाय। अभिनव पुनः सोने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नज़र सामने के सीट के नीचे लड़की की डायरी पर पड़ी। लड़की की डायरी। वो हड़बड़ाकर उठे, जल्दी से डायरी को उठा लिया। चारों ओर देखकर तसल्ली की, किसी ने देखा तो नहीं। लोग अभी सो रहे थे। डायरी को मैरून वॉलवेट पेपर से कवर किया गया था। उस पे पोस्ता के दानों को चिपकाकर खूबसूरत सी आकृति बनाई गई थी। नीचे फूल बनाकर उसके बगल में लिखा था खुशबू। लिखने का तरीका खूबसूरत था। ट्रांसपेरेंट पतले प्लास्टिक से उससे कवर कर दिया गया था। सचमुच बहुत कलात्मक और खूबसूरत थी वो डायरी। अभिनव डायरी की छुअन में उस लड़की की उंगलियों की छुअन महसूस कर रहे थे। डायरी को अपने बगल में रखा, सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद बहुत दूर जा चुकी थी। उन्होंने डायरी का पहला पेज पलटा। लिखा था खुशबू राजपूत। राजपूत को काटकर उसके नीचे लिखा था खुशबू देवी। अभिनव के दिमाग में आया, यानी वो ब्याहता थी। दिमाग ने तर्क दिया, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ी, ना गले में मंगलसूत्र, तो ब्याहता कैसे हुई? अभिनव पन्ने पलटने लगे। मैं खुशबू, लोगों की नज़रों में एक बहुत खूबसूरत लड़की, जो देखता मेरा दीवाना हो जाता। पर मेरा दर्द, मेरी तकलीफ सिर्फ मुझे ही पता है। वो समाज की घिनौनी नज़र मेरी जीने की इच्छा को ख़त्म कर देती है। मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था, पर हमारी किस्मत में सिर्फ एक दिन सुहागन होने का ही हक मिलता है। उसे मैं जी भर के जी लेना चाहती थी। अब आगे। आज दिन भर खरीदारी में व्यस्त रही। अपने विवाह के लिए सुर्ख लाल बनारसी खरीदा है। विवाह के लिए स्टोन वाला लाल दुपट्टा, जिसके किनारे पर मल्टी कलर के घुंघरू लगे हुए हैं, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था। आर्टिफिशियल जेवर, मांग टीका, नथ कंगन झुमका झूमर और गले के 2 हार, नाक की नग जड़ी लाल चूड़ियाँ, जड़ाऊ लाल जूतियाँ। मन करता है सब पहनकर एक बार आईने में देख लूँ खुद को, पर गुरु माँ कहती हैं विवाह के पहले पहनने से यह सब जूठा हो जाएगा। कल ब्लाउज सिलने को दे दूंगी। विवाह कितना प्यारा बंधन है, मन हर्षित हो रहा है। आगे। आज बीकॉम के अंतिम पेपर का एग्ज़ाम था। आज मन निश्चिंत हुआ, 90% तो आ ही जाएगा।
आज एक सफ़ेद सिल्क साड़ी खरीदी हूँ, उस पर सफ़ेद सीप का वर्क है। विधवाओं को सफ़ेद वस्त्र ही क्यों पहनना पड़ता है, ये सोचकर मन में टीस उठती है। अभिनव और परेशान हुए। सफ़ेद वस्त्र किसके लिए? मेरे बालों में तेल लगाते हुए गुरु माँ आज फिर वही कहानी सुना रही थी। द्रौपदी से विवाह पर किए गए किसी शर्त का उल्लंघन हो जाने के कारण अर्जुन को 1 वर्ष तक इंद्रप्रस्थ से दूर तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा था। घूमते घूमते वो दक्षिण भारत पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग कन्या उदुपी से हुई। दोनों ने विवाह कर लिया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अरावन। पत्नी और पुत्र को नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन आगे की यात्रा पर बढ़ गए। 25 वर्ष तक अरावन अपनी माता के पास ही रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वह अपने पिता अर्जुन और पांडवों की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में आया। युद्ध में विजयी होने के लिए पांडवों ने शक्ति स्वरूपा माँ काली की पूजा की। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि देना था, वह भी जो स्वेच्छा से अपनी बलि देना चाहता हूँ। इस बलि के लिए उन्हें कोई नर नहीं मिला। यह देखकर अरावन अपनी बलि के लिए तैयार हो गया, मगर एक इच्छा जाहिर की कि वह कुंवारा नहीं मरेगा। एक दिन सुहागन होकर ताउम्र विधवा होने के लिए कोई राजकुमारी तैयार नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण कर अरावन से विवाह किए। विवाह के दूसरे दिन अरावन ने अपनी बलि दे दी। पति की मृत्यु से मोहिनी को बहुत दुख हुआ। वह बहुत विलाप की। अभिनव के लिए यह कहानी बिल्कुल नई थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने अगला पन्ना पलटा। आज बहुत सारे वस्त्र खरीदी हूँ, सूट, लहंगा, कुर्ती, साड़ियाँ आदि। आखिर 17 दिन का उत्सव है। कल तमिलनाडु जा रही हूँ। विवाह के लिए 14 अप्रैल से तमिल महीना चिरतई से तमिल नववर्ष आरंभ होगा। इसी शुभ मुहूर्त से शुरू होगा विवाह उत्सव। अभिनव फिर सोचने लगे। वो नवविवाहिता थी, फिर अकेले सफर कर रही थी। शायद पति को छुट्टी ना मिली हो। 29 अप्रैल आज 16 दिन से लगातार गीत गान उत्सव मनाते हो गए। महसूस होता है जिंदगी इसी को कहते हैं। कल हजारों नारियल चढ़ेंगे अरावन देव के मंदिर में। एक नारियल मैं भी चढ़ाऊंगी और फिर अनुष्ठान में शामिल होंगी। 30 अप्रैल आज देश के कोने कोने से आए हजारों लोग सामूहिक विवाह में शामिल हुए। हजारों दुल्हनों ने एक ही पुरुष को अपना पति माना। दुल्हनों के बीच मैं आकर्षण का केंद्र थी। नंदिनी, नलिनी, इरावती सब यही कह रही थी। आज मैंने तीसरी बार अपने स्वामी, अपने आराध्य से विवाह किया। थाड़ी, मंगलसूत्र पहनने से पहले पुजारी बता रहे थे, तुम्हारी उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से हुई है, इसीलिए तुम बादल के समान कोमल हो और बादल की तरह हृदय में कठोर बिजली भी है। तुम में अपार सहन शक्ति है। तुम्हें रचकर ब्रह्मा बहुत खुश हुए थे। ब्रह्मा के श्री चरणों में बैठे ऋषि कश्यप और माँ अरिष्टा व्याकुल हो गई थी जब ब्रह्मा ने कहा था, यह मेरी अनुपम कृति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के सामान्य गुण हैं। माँ अरिष्टा बोली, लेकिन इनका वंश कैसे चलेगा जब दोनों गुण इन्हीं में हो प्रभु। भगवान ने कहा, ये अपने आप में ही परिपूर्ण है, इनका वंश नहीं घराना चलेगा। यह धरती पर मंगल कार्यों में उत्सव मनाएंगे, लेकिन इनके घर में कोई उत्साह नहीं होगा। पुजारी ने कहा, तुम सब मंगलामुखी हो, हमेशा सबके मंगल की ही कामना करना। इस विवाह के पश्चात तुम्हारा एक नाम होगा, अरावनी। 1 मई आज हमारे स्वामी अरावन देव मंदिर से बाहर आए, रथारूढ़ हुए और नगर भ्रमण करते रहे।
हम सब हजारों सुहागिनें, उनकी पत्नियां रथ के इर्द गिर्द घूमती नाचती रहीं। नगर भ्रमण के पश्चात रथ मंदिर तक लाया गया और मूर्ति तोड़ दी गई। कितना भयानक है यह दृश्य। चारों तरफ विधवाओं की टूटती चूड़ियां, टूट के बिखरे मंगलसूत्र, माथे की मिट्टी बिंदियां और धुलता मांग का सिंदूर। चारों ओर हृदय विदारक विलाप और रुदन। यही जीवन है हम किन्नरों का। आज अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया। सारा श्रृंगार उतार दिया मैंने। अपने द्वारा खरीदी गई सीपों के वर्क वाली सफेद साड़ी धारण कर ली मैंने। आंखें रो रो कर सूज गई हैं। सिर भारी हो रहा है। उफ, कोई मंगल कार्य नहीं हम मेरे भाग्य में। सभी किन्नर 3 दिन और यहाँ रुकेंगी, लेकिन मेरा रिजर्वेशन कल का है। मैं सुबह ट्रेन पकड़ लूँगी। किन्नर होने में मेरा क्या दोष। लोग कैसी अजीब निगाह से देखते हैं किन्नरों को। हमारा पेशा बना दिया गया, घर घर घूमकर नाचना। लेकिन मैं इस पेशे में नहीं जाऊंगी। मैंने गुरु माँ को पहले ही कह दिया था। कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है। सिर्फ नाम लिखवाने और परीक्षा देने तक की छूट कॉलेज वालों ने दी थी। कहा था रोज क्लास करने से वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं कोई नौकरी करूँगी, किन्नर समाज को जागृत करने का कार्य करूँगी। किसी ने सच ही कहा है, जिसका जितना है दामन यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। अभिनव पूरी डायरी पढ़ गए। मन संवेदनाओं से भर गया। आंखें छलक आई। सोचा ब्रह्मा की अनुपम कृति का इस धरती पर ऐसा अपमान। शरीर की किसी कमी वालों को लोग दिव्यांग कहकर सरकार कितना कुछ करती है उनके लिए। इन्हें ओछा क्यों समझते हैं। अभिनव ने सोचा खुशबू और खुशबू जैसी लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुछ करना होगा। सुबह के 8 बज गए थे। मोबाइल पर अभिनव की पत्नी काव्या का कॉल आया था। देर तक बातें होती रहीं। अपने 1.5 साल के बेटे आदि से बातें करते अभिनव के चेहरे पर भोलापन आ गया था। अभिनव ने कहा बस कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा, आकर ढेर सारी बातें करते हैं। अभिनव फिर डायरी के पन्ने पलटने लगे। डायरी के पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा था। डॉक्टर अभिनव डायल कर दिए। आवाज आई, हेलो कौन? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। क्या खुशबू जी से बात हो सकती है? किसी महिला की आवाज़ आई, करवाती हूँ। फिर खुशबू की आवाज़ आई, हेलो, मैं डॉक्टर अभिनव, ट्रेन वाले। जी, आपको गुरु माँ का नंबर कैसे मिला? जी, आपकी डायरी से। मेरी डायरी? जी, आपके जाने के बाद देखा ये आपकी अमानत है। आप पता बता दें, मैं भेज दूँगा। खुशबू पता बता दी। आगे पूछी, आपने पढ़ ली है डायरी? झूठ नहीं बोलूँगा, पढ़ लिया है। तो मुझसे नफरत नहीं हुई? नहीं, तुम्हारा सम्मान बढ़ गया मेरी नज़रों में। ईश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी दे, तुम खूब आगे बढ़ो। एक बात कहूँ खुशबू? कहिए, मेरी बहन बनोगी? कुछ देर के मौन के बाद रूंधे गले की आवाज़ आई, हाँ भैया। झारखंड पहुंचने के दूसरे दिन अभिनव ने खुशबू की डायरी पार्सल कर दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।